हेलो बच्चों। तो आप सभी को मेरा कमल शर्मा का नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। शुरू करने से पहले बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हमारा रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता है कि हम जीते या हारे, हम सक्सेसफुल बनेंगे या फेलियर बनेंगे। उस गोल के लिए, उस लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत हमने की, यह डिसाइड करेगा कि हम जीतते हैं या हारते हैं। तो मेहनत पूरी रखनी है, मेहनत 100% रखनी है, जोश बनाए रखना है। एग्जाम आने वाला है, कुछ बच्चे अब निराश हो चुके होंगे या भयभीत हो चुके होंगे, तो इस डर को मन से निकालो और पढ़ाई की तरफ पूरा 100% लगा डालो। रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, बढ़िया ही होगा। तो शुरू करते हैं डी और एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में। बहुत ही आसान सा अध्याय है, बहुत ही सरल सी बातें हैं इसमें, कुछ भी ज्यादा याद रखने वाला नहीं है, समझने वाला ज्यादा है। तो यहां बच्चों शुरू करते हैं हम संक्रमण तत्वों के बारे में कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। पहले तो हमें पता ही है कि यदि हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, यानी किसी भी परमाणु के अंदर का आखिरी इलेक्ट्रॉन यदि डी कक्षक में जाता है, तो ऐसे तत्वों को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, या ऐसे तत्वों को पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रखा गया है। अब बच्चों इन्हीं डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन ऐसा नहीं कि हर डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व बन जाएगा, और ये पूरा अध्याय कहीं ना कहीं संक्रमण तत्वों के बारे में ही है। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें जो डी उपकक्ष होगा वो आंशिक रूप से भरा होगा। आंशिक रूप से भरे होने का मतलब ना ही वो पूरी तरह से खाली होगा, यानी यदि डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नहीं चलेगा, ना ही वो पूरी तरह से भरा होगा, यानी डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नहीं चलेगा। यानी कि किसी भी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बनने के लिए उसके डी उपकक्ष में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डी उपकक्ष में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हो और अधिक से अधिक 9 इलेक्ट्रॉन हो, यानी डी उपकक्ष यदि आंशिक रूप से भरा है तभी हम इसे संक्रमण तत्व कहेंगे, क्योंकि ऐसा होने पे ही कुछ डी कक्षक खाली मिलेंगे और उन्हीं की वजह से हमें वो गुणधर्म देखने को मिलते हैं, वो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है जो डी ब्लॉक के तत्वों के लिए जानी जाती हैं, जैसे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता, रंगों वाले यौगिकों का निर्माण, उत्प्रेरक बनने की क्षमता, मिश्र धातु बनाने की क्षमता। ये सारी जो क्षमताएं जो सिर्फ डी ब्लॉक के तत्वों में हमें देखने को मिलती है, ये इन्हीं वजह से देखने को मिलती है। तो हमें याद रखना है कि संक्रमण तत्व हर डी ब्लॉक का तत्व नहीं होगा, वही तत्व होंगे जिनमें डी उपकक्ष आंशिक रूप से भरा होगा। तो देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। सबसे पहली बात, सबसे छोटी सी बात, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? धातु। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं, इवन एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं, वो सबके सब धातु हैं, सबके सब विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक है, क्योंकि इनके पास होता है, क्या होता है इनके पास? इनके पास होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इनके जालक में इधर उधर मुक्त तरह से घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, विद्युत को ले जा सकते हैं, ऊष्मा को ले जा सकते हैं, चालकता दिखा सकते हैं। यदि मैं बात करूं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है ns2 n-1 d 1 से 10, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, और जैसे कि आपने परमाणु के मॉडल में पढ़ा है कि पहले हम nth कक्षा की s उपकक्ष को भरते हैं, उसके बाद n-1 कक्षा यानी पीछे वाली कक्षा की डी उपकक्ष भरी जाती है, यानी डी जो भी भरी जाएगी वो जिस आवर्त में है उससे एक कम वाला भरा जाएगा, n-1 वाला भरा जाएगा। तो ये हमारे पास होती है 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी, यानी कि ये हमारा चौथा आवर्त है, क्योंकि n हमेशा एक कम होगा डी, अगर डी तीसरा है तो जो आवर्त है वो चौथा होगा, तो ये हमारा चौथे आवर्त का है, ये हमारा 5वें आवर्त की डी श्रेणी है, और ये हमारी 6ठे आवर्त की डी श्रेणी है। तो अगर इनको याद रखने बच्चों, अलग अलग कोड भी आपने याद किए होंगे, जैसे स्कूटी यामाहा ला 1, टी जरा हाफ, वो नवाब था, ऐसे हम याद रखते हैं।
फिलहाल स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये हो गए इनके परमाणु क्रमांक। अब बच्चों डी ब्लॉक में याद रखने का तरीका है, परमाणु क्रमांक निकालने का जो जादुई संख्या है, मैजिक संख्या है, वो होता है 18, 32। पहली लाइन को छोड़ के 18, 32। यानी कि यदि मैं इस 22 में 18 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 40, जो जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। किसका? जिरकोनियम का। यदि इसी तरह इस 40 में मैं 32 और ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 72, जो हाफनियम का परमाणु क्रमांक होगा। किसका? हाफनियम का। ऐसे ही यदि मैं कॉपर के परमाणु क्रमांक में 18 ऐड कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 47, जो कि सिल्वर का परमाणु क्रमांक होगा, चांदी का। और यदि मैं इसमें 32 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 79, 79, जो हमारे पास सोने का, गोल्ड का परमाणु क्रमांक होगा। तो परमाणु क्रमांक हम निकाल सकते हैं 18 और 32 के कोड से। ये सारे ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है, जो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 वाली संख्या से निकाला जाता है। पहली लाइन के लिए हमें देखना है कि पहली लाइन में सिर्फ अलग है कि 2 बार 18 ही ऐड होगा, यानी 21 और 18 हो गया 39, और 39 में भी अगली बार 18 ही ऐड होगा और ये बन जाएगा 57, 57। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंथनम के बाद 14 एफ ब्लॉक तत्व भी आते हैं, इसीलिए आगे 18 प्लस 14 यानी कि 32 ऐड होने लगता है। 18 प्लस 14 यानी कि 32 जोड़ने लगता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक की जो पहली लाइन है उस लाइन में थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। उस वजह से थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो डी ब्लॉक को जब भी समझना बच्चों, जब भी समझना, ये वाली लाइन, पहला वाला वर्ग अलग और बाकी वर्ग अलग। अब यहां देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वही तरीका NS, N यहां पे आवर्त संख्या, तो चौथा आवर्त, जैसे वेनेडियम की बात करूं तो चौथा आवर्त, इसलिए 4s2 n-1 यानी 3d। अब ये डी ब्लॉक का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसे सब में करेंगे। इसकी बात कर लेते हैं, रूथियम की। आयरन, लोहे के नीचे आता है रूथियम। इसकी बात करो तो ये 5वें आवर्त में है, 5s2 और 5-1 यानी कि 4, 4d। अब ये डी ब्लॉक के कौन से वर्ग में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे वर्ग में, यानी कि 4d6, 4d6। प्लैटिनम की बात कर लेता हूं, प्लैटिनम, तो ये डी ब्लॉक के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में, यानी इसमें डी में आएगा 8, और छठे आवर्त में है तो 6s2 5d8, 6s2 5d8। ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन सबने सुना होगा कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा अपवाद होते हैं, तो वो भी कैसे याद रखते हैं, कहां कहां होते हैं ये याद रखो। एक होता है क्रोमियम में, एक होता है कॉपर में, क्योंकि यहां पे जो उपकक्षक है वो अर्ध या पूर्णतया भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो स्थायित्व को बढ़ाता है, और इसी वजह से हमें यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद देखने को मिलता है। दूसरा अपवाद इस वाली श्रेणी में, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम। पैलेडियम के लिए याद रख सकते हो बच्चों कि यहां पे दोहरा अपवाद है। दोहरा अपवाद मतलब दोहरे अपवाद का मतलब यहां पे 2 बार वही चीज मिलेगी जो हम बोलने जा रहे हैं, चांदी, सोना और प्लैटिनम। और जहां भी बच्चों मैंने बोला कि अपवाद है, वहां पे तुम्हें क्या करना है कि S में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है और D में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। यानी जहां भी मैं बोल रहा हूं कि अपवाद आ रहा है, वहां पे S वाले इलेक्ट्रॉन में 1 कम कर देना है और D वाले इलेक्ट्रॉन में 1 बढ़ा देना है। इसको यह मत सोचना कि S का इलेक्ट्रॉन कूद के D में चला गया, ऐसा होता तो वो वापस अपनी ग्राउंड कक्षा में आता। तो ऐसा नहीं सोचना है कि S का इलेक्ट्रॉन कूद के D कक्षा में गया, उस परमाणु के निर्माण के समय में ही वो इलेक्ट्रॉन D कक्षा में जाता है सीधे, वो D कक्षा का खुद का ही इलेक्ट्रॉन है। और ये अपवाद आ रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपवाद के बाद मिल रहा है वो ज्यादा स्थायित्व दे रहा है, क्योंकि यहां पे अलग अलग वजह है। कहीं पे
इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अर्ध या पूर्णतया भरी हुई हमें कक्षा मिल रही है उसकी वजह से स्थायित्व मिल रहा है। अलग अलग वजह है स्थायित्व मिलने के, इस वजह से उन वजह को नहीं सोचना है, सिर्फ इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद आने की वजह से स्थायित्व बढ़ता है। तो कहां कहां अपवाद आया? क्रोमियम में, यानी इसका मुझे मिलना था 4s2 3d4, यही तो मिलना था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा वर्ग है, लेकिन अपवाद कैसे? s में से एक कम d में एक बढ़ा दूंगा, यानी कि इसका अब मिल जाएगा 4s1 3d5। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला कहा है कॉपर में, मेरे साथ साथ करते जाओ। 4s2 डी ब्लॉक की 9 वर्ग में है तो 3d9 मिलना था, अपवाद मतलब s में से एक कम d में एक ज्यादा, तो 4s1 3d10 पूर्णतया भरे हुआ d कक्षा, इस वजह से स्थायित्व मिलेगा। दूसरे वाले वर्ग में बहुत आसानी से याद रखेंगे कि नियोबियम से लेके चांदी सिल्वर तक हमें अपवाद मिलेगा सिर्फ एक टेक्नीशियम को छोड़कर, जो पहले से आधा भरा हुआ है, जो पहले से आधा भरा हुआ है सिर्फ उसी को छोड़ के बाकी नियोबियम से लेके चांदी तक सब में अपवाद मिलेगा, ऐसे याद रखना है। दूसरे वर्ग के दूसरी श्रेणी के लिए हमें यही याद रखना है कि टेक्नीशियम जिसमें पहले से अर्ध भरा हुआ कक्षक है उसको छोड़ के नियोबियम से लेके चांदी तक सब में अपवाद मिलेगा, यानी कि इसका मिलना था 5s2 4d3 मिलना था, अपवाद है तो d में एक कम s में एक कम d में एक ज्यादा, यानी हो जाएगा 5s1 4d4। ऐसे बच्चों यहां पे 5s2 4d6 था, एक कम एक ज्यादा 5s1 4d5, एक कम हुआ s से एक बढ़ा d में। पैलेडियम की बात करूं तो पैलेडियम में मिलना था 5s2 4d8। अब दोहरे अपवाद का मतलब क्या है? दोहरे अपवाद का मतलब s में से दो बार कम होगा, -1 d में दो बार बढ़ेगा, यानी कि 5s0 4d10। तो पैलेडियम बच्चों एक महत्वपूर्ण यौगिक, एक महत्वपूर्ण परमाणु है, इसके लिए याद रखना है कि यहां पे s कक्षा पूरी तरह से खाली होती है और d कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसीलिए यहां पे ns में हम चाहे तो यह भी लिख सकते हैं कि ns अपवाद की वजह से कहीं कहीं 0 से 2 के बीच में मिलेगा, अपवाद की वजह से ns कक्षा में कहीं कहीं पे 0 से 2 के बीच में मिलेगा। ऐसी बच्चों प्लैटिनम में s में से एक कम d में से एक ज्यादा, तो जहां जहां अपवाद है पहली लाइन में, क्योंकि 11वीं कक्षा से पढ़ता है याद हो जाता है, क्रोमियम और कॉपर दो जगह मिलता है, एक जगह अर्ध कक्षा भरती है, एक जगह पूर्णतया भर जाती है। दूसरी श्रेणी में टेक्नीशियम को छोड़ के नियोबियम से चांदी तक, आखिरी श्रेणी में सिर्फ प्लैटिनम और गोल्ड, आखिरी वाले दो। प्लैटिनम में हो गया 6s1 5d9 और चांदी में गोल्ड में हो जाएगा 6s1 5d10, कॉपर की तरह। अब बच्चों यहां पे एक और चीज देखेंगे, अगर इन बातों को समझ गए तो डी कक्षा या डी ब्लॉक को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। एक और बात क्या देखेंगे कि इस पूरी लाइन में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कॉपर में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कई बार क्या है कि अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ है तो उन्हें हम संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखेंगे, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखेंगे, यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक के तो तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं होते। लेकिन कॉपर में भी देखो तो D10 आ रहा है, सिल्वर में भी D10 आएगा, पैलेडियम में भी D10 आएगा, गोल्ड में भी D10 आएगा, लेकिन फिर भी हम इनको डी ब्लॉक के तत्वों के साथ साथ संक्रमण तत्वों में रखेंगे। क्यों रखते हैं? क्योंकि भले ये अभी D10 में है लेकिन इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है जिसमें ये यौगिक बनाएंगे उसमें इनका डी सबशेल या डी उपकक्षक आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। कॉपर +2 की अवस्था में जाता है जो D9 देता है। तो अगर सामान्य ऑक्सीकरण संख्या में भी डी कक्षा आंशिक रूप से भरी हुई है तो वहां भी हम उनको संक्रमण तत्व कह सकते हैं। इनमें सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो +2 है उसमें भी डी कक्षा पूरी तरह से भरी हुई है। इसी वजह से जिंक, कैडमियम, मरकरी ये मुख्यतः डी ब्लॉक के तत्व तो है
परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। इस बात को यहां लिख लेते हैं कि जिंक, कैडमियम तथा मरकरी ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के तत्व हैं। आगे कुछ और सामान्य गुणधर्म देखते हैं। अगली बात करते हैं बच्चों परमाणुविक त्रिज्या की। तो परमाणुविक त्रिज्या या परमाणु के आकार का मतलब है कि परमाणु कितना बड़ा है। ये आकार ही हमें उसके आयतन के बारे में, उसके जगह के बारे में हमें जानकारी देता है। तो परमाणुविक त्रिज्या में हमने पढ़ा होगा कि यदि हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, इस दिशा में जाते हैं, तो आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, इस वजह से आकार घट जाता है। यदि हम डी ब्लॉक में देखें तो डी ब्लॉक के में एक और चीज आती है, तो उस श्रेणी को समझें तो D1 से शुरू होती है, D2, 3, D4, ये D4 अपवाद की वजह से बन जाता है D5, फिर से D5 मिलेगा, फिर D6, D7, D8, D9 जो अपवाद की वजह से D10 बन जाता है कॉपर वाला, और आखिरी में तो D10 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैंने पहली 3D श्रेणी लिख दी। अब यदि मैं यहां पे देखूं तो D5 के बाद D5 में 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जैसे ही D6 में आऊंगा, इलेक्ट्रॉन के युग्म बनने शुरू हो जाएंगे। 5 के बाद इलेक्ट्रॉन के युग्म बनने शुरू हो जाएंगे। और यदि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो थोड़ा बहुत तो उनमें प्रतिकर्षण होगा ना, थोड़ा बहुत तो प्रतिकर्षण होगा। और ये प्रतिकर्षण कहेगा कि धक्का देगा, एक दूसरे को दूर भेजना चाहेगा नहीं चाहेगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है तो वो एक दूसरे को दूर भेजना चाहेगा, और यदि वो दूर भेजना चाहेगा तो आकार को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये जो D6 के बाद हमें मिलता है, यहां से प्रतिकर्षण भी बढ़ने लगेगा। D7 में एक और युग्म बन जाएगा, D8 में एक और युग्म बन जाएगा, D10 में सारे के सारे युग्म बना लेंगे। तो प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, और शुरुआत से देखूं तो आकर्षण भी बढ़ रहा है, नाभिक का आकर्षण भी बढ़ रहा है। तो आकर्षण क्या करेगा? आकार को घटाने की कोशिश करेगा, और प्रतिकर्षण आकार को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो शुरुआती दौर में तो सिर्फ आकर्षण है, इसलिए हमें ऐसा कुछ देखने मिलता है शुरुआती दौर में। क्योंकि सिर्फ आकर्षण है तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि शुरुआत में आकार घटेगा, कुछ देर के बाद आकर्षण भी आ गया, प्रतिकर्षण भी आ गया, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं साम में लाने लगेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करने लगेंगे। तो आकार कुछ देर के लिए एक समान हो जाएगा, और फिर आकार बढ़ना शुरू होगा, फिर आकार प्रतिकर्षण की वजह से बढ़ना शुरू होगा। तो किसी भी डी की श्रेणी में अगर यदि मैं परमाणु क्रमांक और आकार की बात करूं तो पहले आकार घटेगा, कुछ देर तक नियत रहेगा, और अंततः आकार बढ़ने लगता है, इसलिए परमाणुविक त्रिज्या भी यहां पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब यदि मैं बात करूं वर्गों की, अगर मैं वर्गों की बात करूं तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे इस दिशा में आते हैं तो हमें पता है नई कक्षाएं बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आकार बढ़ता है, आकार या त्रिज्या बढ़ने लगती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। सही बात है। अब यही हम डी ब्लॉक में भी देखेंगे कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, यानी स्कैंडियम से यट्रियम आया, यट्रियम से लैंथनम आया, आकार बढ़ेगा, टाइटेनियम से जिरकोनियम आया, आकार बढ़ेगा, लेकिन जिरकोनियम से हाफनियम आने पे आकार उतना नहीं बढ़ पाता है जितना बढ़ना चाहिए। जिरकोनियम हाफनियम आकार लगभग बराबर, नियोबियम टेंटरम आकार लगभग बराबर, मॉलिब्डेनम टंगस्टन आकार लगभग बराबर, टेक्नीशियम लीनियम रूथियम ऑस्मियम रोडियम इरिडियम पैलेडियम प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड कैडमियम मरकरी आकार लगभग बराबर, क्यों बराबर है उसको भी समझो। यहां ध्यान दो, यहां पे आ गया एफ ब्लॉक, यहां पे आया एफ ब्लॉक, और मैंने कहा था कि हम इनको अलग से ही देखेंगे, हमेशा हम अलग से देखेंगे। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हुआ लैंथेनॉइड संकुचन। इसमें क्या हुआ? जब मैं
4D से 5D संक्रमण श्रेणी में आ रहा हूं। 4D से किस में आ रहा हूं? 5D में। तो 5D में आ रहे हैं 4f कक्षा, 4f के इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, ये परमाणु के काफी अंदर है और काफी फैले हुए, काफी विस्तृत होते हैं, काफी विस्तृत होते हैं। इस विसरण की वजह से इनकी जो परक्षण संख्या है, जो परक्षण प्रभाव यानी नाभिक के अराउंड जो एक शील्ड बनाने की प्रभाव है, वो प्रभाव कम हो जाते हैं, यानी नाभिक को उतना अच्छा से नहीं घेर पाते हैं जितना अच्छे से घेरना चाहिए। एफ कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को उतना अच्छे से नहीं घेर पाते हैं जितने अच्छे से उन्हें घेरना चाहिए। तो नाभिक का जो बल है वो आसानी से बाहर पहुंचेगा, नाभिक का बल आसानी से बाहर पहुंचेगा यदि एफ कक्षा उसको घेर रही, उसको परिरक्षण कर रही है तो। और इस वजह से नाभिक का आकर्षण ज्यादा होता है एफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से। एफ इलेक्ट्रॉन के आने के बाद भी नाभिक आसानी से आकर्षण लगा सकता है। तो इस बाह्य इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल है वो यदि अधिक कार्य करेगा, आकर्षण यदि अधिक कार्य करेगा तो वो आकार को छोटा कर देगा, और इसी आकार के घटने की प्रक्रिया को कहा जाता है लैंथेनॉइड संकुचन। लैंथेनॉइड संकुचन। तो लैंथेनॉइड संकुचन की वजह से हमें 3D से 4D जाने पे तो आकार बढ़ता हुआ मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, पहले घटेगा फिर नियत होगा फिर बढ़ेगा, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की वजह से। लेकिन 4D से यदि मैं 5D जाऊंगा तो आकार में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, आकार में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा यदि मैं 5D संक्रमण श्रेणी में जाऊंगा। तो ये जो आकार लगभग बराबर है, ये बराबर क्यों हुआ? ये बराबर हुआ लैंथेनॉइड संकुचन की वजह से। इसको कहते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। तो डी ब्लॉक में हमें दो आकार के तथ्यों को समझना है। बाएं से दाएं जाने पे आकार पहले घटेगा फिर नियत रहेगा फिर बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे जाने पे आकार पहले बढ़ेगा फिर नियत हो जाएगा। आकार 3D से 4D जाने पे बढ़ेगा फिर नियत हो जाएगा। तो अब बच्चों आगे समझते हैं गलनांक के बारे में। तो गलनांक का मतलब तो पता ही है, वो ताप जिसपे किसी ठोस अवस्था का गलन शुरू हो जाए, यानी ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे, उस ताप को बोलते हैं गलनांक। अब ये गलनांक किस पे निर्भर करता है डी ब्लॉक के लिए? तो डी ब्लॉक में सबके सब धातु है, धातु है तो वो धात्विक बंध बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, नहीं बनाने का तो सवाल ही नहीं होता है। यदि वो धात्विक बंध बनाएंगे तो धात्विक बंध जितना शक्तिशाली होगा, जितना प्रबल होगा, उतना ज्यादा अच्छे से जुड़ेंगे, उतना आकर्षित होंगे, और जितना आकर्षित होंगे इनको गला पाना, इनको तोड़ के अलग कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। यानी धात्विक बंध यदि प्रबल होगा तो गलनांक को बढ़ा देगा, गलनांक को बढ़ा देगा। तो जैसे जैसे धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ने से गलनांक भी यहां पे बढ़ता हुआ मिलेगा, गलनांक भी हमें यहां पे बढ़ता हुआ मिलेगा। अब धात्विक बंध की प्रबलता निर्भर किस पे करती है? निर्भर करती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पे, वो इलेक्ट्रॉन जो युग्म नहीं बना रहे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पे। तो यदि मैं देखूं तो D1 से D5 तक, जैसा अभी देखा था, जब तक D में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, एक एक उप कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और युग्म नहीं बनता है। तो D1 से D5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन D5 से जब हम आगे जाएंगे D10 तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, क्योंकि युग्म बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी वजह से D1 से D5 तक हमें धात्विक बंध प्रबल होते हुए दिखाई देगा, जिसके से गलनांक बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो D1 से D5 तक हमें गलनांक बढ़ते हुए दिखाई देगा, और D6 से यानी आयरन वाले वर्ग से हमें गलनांक घटते हुए दिखाई देगा। पहले तो इन दो बातों को समझना है कि शुरुआत से लेके यानी स्कैंडियम वाले वर्ग से लेके क्रोमियम वाले वर्ग तक गलनांक बढ़ेगा, क्योंकि धात्विक बंध प्रबल होता जाएगा।
उसके पश्चात आयरन वाले वर्ग से, लोहे वाले वर्ग से लेके जिंक वाले वर्ग तक गलनांक घटेगा, क्योंकि धात्विक बंध शक्तिशाली नहीं हो पाएगा या वो कमजोर होता जाएगा। लेकिन जो बीच वाले हैं, मैग्नीज वाला वर्ग, उसमें हमें अपवाद की वजह से धात्विक बंध काफी कमजोर मिलता है, जिस वजह से गलनांक दोनों तरफ के वर्गों से कम मिलता है। यानी कि मैग्नीज का गलनांक क्रोमियम और आयरन दोनों से कम है, टेक्नीशियम का गलनांक मॉलिब्डेनम और लूथियम दोनों से कम है, टंगस्टन से कम है रीनियम का गलनांक। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि पहले आधे तक बढ़ेगा, अगले आधे में घटेगा और बीच वाले में अपवाद की वजह से नीचे गिर जाएगा, बीच वाले में अपवाद की वजह से नीचे गिर जाएगा। तो समझ के अगर चीजों को बढ़ोगे आगे तो ये सारे सामान्य गुणधर्म हमेशा याद रहेंगे। सबको इन वक्रों की मदद से समझो, जितना इन वक्रों को समझेंगे उतनी आसानी से याद रहेगा, उतनी ही आसानी से याद रहेगा। आगे समझते हैं आयनन ऊर्जा। तो ये बच्चे इसलिए कम पूछा जाता है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा नियमित नहीं है। देखो जो भी चीज बहुत रटने वाली होगी वो एग्जाम में, परीक्षा में कम ही पूछी जाती है, लेकिन वो कुछ नियत सी बातें हैं जो बहुत ज्यादा साधारण रूप से हमें देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना कि यदि तुम्हें विज्ञान में, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कहूं, यदि तुम्हें विज्ञान में भी रटना पड़ रहा है तो ऐसी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य है, कोई ना कोई लॉजिक है। अगर बिना लॉजिक के रट रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रट के भूलने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए रटो भी तो ऐसे रटो कि वो चीज हमेशा के लिए याद है, समझ के रटना है। तो आयनन ऊर्जा में थोड़ी ज्यादा बातें हैं याद रखने वाली, इसलिए इनमें कुछ ही बातें देखने की। पहले तो जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं हमें पता है आकर्षण बढ़ता है, जिस वजह से आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है। यह हमारा सामान्य आवर्त श्रेणी का है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, जिस वजह से आयनन ऊर्जा घट जाती है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में क्योंकि अपवाद ज्यादा है तो ये बढ़ना और घटना थोड़ा सा अनियमित होगा, बढ़ना और घटना थोड़ा सा अनियमित होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे आकार घट जा रहा है, कहीं कहीं पे आकार बढ़ जा रहा है। जैसे लैंथेनॉइड संकुचन देखा हमने, तो लैंथेनॉइड संकुचन ने आकार घटा दिया, यानी 4D और 5D में 5D का आकार घटा दिया, 5D श्रेणी का, जो लैंथेनॉइड के बाद वाली श्रेणी उसका आकार घट गया। अब आकार घट गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ गए नाभिक के। इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के ज्यादा पास आ गए तो उनको निकालना तो मुश्किल होगा ना। तो आयनन ऊर्जा अपने आप 5D वाली जो श्रेणी है उसकी तो ज्यादा होगी 4D वाली श्रेणी से। तो लैंथेनॉइड संकुचन ने आकार को अनियमित रूप से घटा दिया, इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये इसी वजह से हमें अपवाद मिलता है, कहीं कहीं पे आकार के घट जाने की वजह से, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण आ गया। जैसे यहां पे देखें तो कॉपर और जिंक में, क्योंकि कॉपर में अपवाद की वजह से D10 हुआ, वहां पे प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हो रहा है D10 में, कॉपर में प्रतिकर्षण हो रहा है S1 D10 का, जिंक में हो रहा है S2 D10 का। तो कॉपर में भी D10 है, जिंक में भी D10 है, यहां तो प्रतिकर्षण बराबर है, लेकिन जिंक में इस S इलेक्ट्रॉन में अतिरिक्त प्रतिकर्षण हो रहा है युग्म की वजह से। तो जिंक से प्रतिकर्षण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इस वजह से कॉपर की आयनन ऊर्जा ज्यादा है, जिंक की आयनन ऊर्जा कम है। कॉपर से निकालना मुश्किल है, जिंक से निकालना आसान है। ऐसे ही क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज में है कि क्रोमियम में ज्यादा है, आयरन की कम है, मैग्नीज की और कम है। कौन सी वाली? द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय वाली आयनन ऊर्जा। तृतीय वाले की अगर मैं बात करूं, अगर मैं तृतीय की बात करूं तो उसमें मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन, एक तो ये याद रखना है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जिंक से निकालना सबसे मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो जिंक का एस तो खाली हो गया ना, अब पूर्णतया भरे हुए डी से निकालना है। किससे निकालना है? पूर्णतया भरे हुए डी से। और यदि पूर्णतया भरे हुए डी से निकालना तो ये बहुत स्थायी है, इससे निकालना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो इन कुछ अपवादों की वजह से, कहीं पे आकार का अपवाद, कहीं पे प्रतिकर्षण, कहीं पे पूर्णतया भरी हुई कक्षक की स्थायित्व, इन वजहों से आयनन ऊर्जा का जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा अनियमित है। तो इसमें कुछ साधारण बातें हैं वो हमें याद रखनी बच्चों, कि द्वितीय आयनन ऊर्जा में कौन कौन सा ज्यादा है, कौन कम है, और तृतीय आयनन ऊर्जा में कौन ज्यादा और कौन अधिकतम है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं घनत्व को। तो जैसा कि हमें पता है घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन।
कितना द्रव्यमान उपस्थित है एकांक आयतन में, द्रव्यमान प्रति आयतन। तो यदि मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो डी ब्लॉक के जो धातु हैं, डी ब्लॉक के धातु का आकार कम है एस ब्लॉक के धातु से, क्योंकि आगे जाने पर आकार घटता है। तो डी ब्लॉक के धातुओं का आकार कम है, और यदि डी ब्लॉक के धातुओं का आकार कम है तो आकार कम होने से आयतन कम होगा, इसमें से घनत्व क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, घनत्व ज्यादा होता है। ऐसे यदि तुम देखो कि डी ब्लॉक में आकार का जो हमें दिखा था वो कुछ ऐसा दिखा था, पहले घटना फिर नियत होना फिर बढ़ना। तो जैसे जैसे आकार कहीं घट रहा है तो घनत्व बढ़ेगा, फिर आकार नियत होगा तो घनत्व भी कहीं कहीं नियत दिखेगा, आकार बढ़ेगा तो घनत्व घटने लगेगा। तो यहां अगर देखें तो शुरुआत में श्रेणी में आगे जाने पे घनत्व क्या होगा, आकार घटा, आकार घटा तो घनत्व बढ़ेगा, आकार नियत रहा तो घनत्व भी कुछ देर के लिए नियत हो जाएगा, फिर आकार बढ़ने लगा तो घनत्व भी कुछ देर के लिए घटने लग जाएगा। क्योंकि द्रव्यमान को इसलिए नहीं लगा क्योंकि द्रव्यमान का जो मान आता है वो काफी आसपास होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है डी ब्लॉक के तत्वों के द्रव्यमान में, इसलिए द्रव्यमान पे हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। हम बस ये याद रखें कि घनत्व का जो सामान्य हमें दिखेगा वो ये कि पहले बढ़ेगा, कुछ देर तक नियत रहेगा, फिर घटेगा। इसके अलावा ये दो बातें बहुत जरूरी है बच्चों, कि पूरी की पूरी आवर्त श्रेणी में, सिर्फ डी ब्लॉक नहीं, पूरी की पूरी आवर्त श्रेणी में सबसे ज्यादा घनत्व होता है इरिडियम धातु का, इरिडियम धातु का, और उसके बहुत ज्यादा पास होता है ऑस्मियम धातु का। ये मान हमें नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि घनत्व सबसे ज्यादा इरिडियम और ऑस्मियम का माना जाता है। इरिडियम का सबसे ज्यादा है, ऑस्मियम का काफी निकट है उससे, इसलिए ऑस्मियम को भी अधिकतम मान लेते हैं। और 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा घनत्व कॉपर का और सबसे कम स्कैंडियम का, क्योंकि स्कैंडियम का आकार सबसे बड़ा है, स्कैंडियम यहां पे मिलता है, कॉपर यहां कहीं मिलता है, तो स्कैंडियम का आकार सबसे बड़ा है और इस वजह से उसका घनत्व सबसे कम है। कॉपर का आकार काफी छोटा है और उसका द्रव्यमान भी काफी ज्यादा है, इस वजह से कॉपर का घनत्व सबसे अधिक मिलता है, कॉपर का घनत्व सबसे अधिक मिलता है। आगे समझते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पे S में है 2 इलेक्ट्रॉन और D में है 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहां पे होगा, और कहीं कहीं पे अपवाद की वजह से S में है 1 इलेक्ट्रॉन और D में है 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा था। तो पहले तो ये देखो कि जो S उपकक्षा है ये बाहरी वाली है, ये N कक्षा की है, और जो D उपकक्षा है ये N-1 वाली है। तो बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे S से, फिर D से निकलना शुरू होंगे। यानी कि हमें यहां पे हर तत्व में सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +2 की मिलेगी, +2 की मिलेगी। देख लेते ये पूरी लाइन, +2 की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। लेकिन हमें क्रोमियम में +1 देखने को मिल रही है, कॉपर में +1 देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इन्हीं दोनों में तो अपवाद था, क्रोमियम और कॉपर में ही तो अपवाद था S1 का। तो यदि इन दोनों के S में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 है, S में 1 है, D में 10 है, तो पहले S के 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने से +1 भी तो मिल जाएगी। तो सिर्फ क्रोमियम कॉपर 2 ऐसे हैं जो +1 की ऑक्सीकरण संख्या भी दिखाते हैं, +1 की ऑक्सीकरण संख्या भी दिखा देते हैं। स्कैंडियम की बात करो तो ये S2 D1 है, तो ये क्या कहता है, S के 2 इलेक्ट्रॉन देने से D के पास 1 ही है, तो ये सीधे सीधे तीनों इलेक्ट्रॉन देके सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, +3 की। जिंक में S2 D10, D पूरा भरा हुआ है, बहुत स्थायी है, तो ये S के 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है, +2 बनाता है। एक और बात देखो बच्चों यहां पे कि पहले क्या हो रहा है, जो ऑक्सीकरण संख्या की परिवर्तन है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है, फिर धीरे धीरे घट रहे हैं। ये भी इस संक्रमण तत्वों की बहुत मुख्य गुणधर्म है, बहुत ही मुख्य गुणधर्म है संक्रमण तत्वों का, कि बीच में हमें संक्रमण का तत्व का जो नेचर है वो ज्यादा देखने को मिलता है, बीच में हमें संक्रमण नेचर ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों?
क्योंकि बीच में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना ही किसी तत्व को संक्रमण बनाएगा यदि डी उपकक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसी वजह से पहले +3, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर घटना शुरू हो गया। यानी पहले हमें कम ऑक्सीकरण संख्या मिली, फिर धीरे धीरे बीच, जब तक मिड पॉइंट तक आ रहे हैं, बीच वाले बिंदु तक आ रहे हैं, तब तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी और फिर धीरे 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 घटनी शुरू हो गई। तो अगर यहां पे तुम देखोगे तो S2D2, S2D3, S2D5, S2D6, S2D7, S2D8, S1D10 और S2D10। तो यहां पे एक एक का अंतर मिलेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए पहले, फिर डी का 1 इलेक्ट्रॉन देके +3, फिर डी के दोनों इलेक्ट्रॉन देके +4। 2 इलेक्ट्रॉन दिए एस के, फिर डी का 1 इलेक्ट्रॉन और दिया तो +3, डी का एक और इलेक्ट्रॉन दिया +4, डी का तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिए +5। पहला इलेक्ट्रॉन एस से 1, फिर डी से एक और 2, फिर डी से एक और 3, फिर डी से एक और 4, फिर डी से एक और 5, फिर डी से एक और 6। ऐसे मैग्नीज में +2 से +7 तक, आयरन में +2, 3, 4, +6, कहीं कहीं +8 भी मिलता है। आयरन में नहीं मिलता, लेकिन आयरन वर्ग में ही ऑस्मियम में मिलता है, आयरन वर्ग में ही ऑस्मियम में मिलता है। फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, +2, 3, 4, ज्यादा डी के इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, +2, 3, 4, ज्यादा डी के इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, +1 और 2, डी का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, +2, डी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। तो शुरुआत में डी के जितने इलेक्ट्रॉन है सब देने हैं जब तक हम मैग्नीज तक ना आ जाए, फिर धीरे धीरे कम होगा। तो यहां पे तुम्हें पूरा याद नहीं रखना है, तुम्हें याद ये सब रखना है जो बातें समझी हमने, कि कौन घट रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जो भी याद रखने वाली संख्या है वो इतनी बार यूज होंगी कि अपने आप याद हो जाएंगी, इतनी बार यूज होंगी कि अपने आप याद हो जाएंगी। +2 वाली तो सबके लिए याद है, बीच वाले क्रोमियम और मैग्नीज के लिए सारे मिलते हैं, बाकी जो यूज होने वाली उनको मैं गोला बना दे रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सारी संख्या याद हो जाएंगी। तो +2 वाली सबके लिए, स्कैंडियम को छोड़ के, स्कैंडियम के लिए एक ही है, जिंक वाले वर्ग के लिए एक ही है। ये सारी बातें धीरे धीरे हमें आगे जैसे हम यौगिकों को पढ़ेंगे याद होता जाएगा, और इन्हीं ऑक्सीकरण संख्या से हमें ऑक्साइड का निर्माण होकर मिलेगा, ऑक्साइड का निर्माण होकर मिलेगा। यदि मैं ऑक्साइड की बात करूं, मैं क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड दिखा रहा हूं क्योंकि वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। +2 वाला, +3 वाला, और ऐसे करते करते +6 वाला। जैसे 9th में सीखा था, 9वीं कक्षा में, जैसे +4, +5 में बनाना था। क्रोमियम की ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन की 2, तेरछा गुणा कर दो, Cr2O5 बन गया ऑक्साइड। जैसे हमने 9वीं कक्षा में सीखा था ना, संयोजकता को गुणा करके यौगिक का निर्माण करना, वैसे ही यहां पे भी करना है। मुझे मान लो मैग्नीज बनाना है, तो मैग्नीज में क्या है, +2 से शुरू कर लेते हैं, MnO, +3 Mn2O3, +4 MnO2, +6 से लेके +7 तक जाएंगे Mn2O7। मैग्नीज के लिए हम कहां तक जाएंगे, +7 तक। अब बच्चों समझो इस बात को कि सारे के सारे धातु हैं, और धातु के ऑक्साइड मुख्यतः क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड मुख्यतः अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो मुख्यतः क्षारीय होते हैं, यानी जितने भी ऑक्साइड का निर्माण हुआ इनमें मुख्य गुणधर्म क्षार का होगा। लेकिन जैसे जैसे धातु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे धातु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इनमें सहसंयोजक यौगिकों जैसा गुणधर्म आने लगेगा, जिसको हम फजान के नियम से समझते हैं कि जो हमारे पास धनायन है वो जितना ज्यादा धन आवेशित होगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा यौगिक में उतना सहसंयोजी नेचर आ जाएगा, और सहसंयोजी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से क्षारीय गुण कम होगा और अम्लीय गुण बढ़ने लग जाएगा। इसी वजह से यदि मैं इधर ही बताऊं तो
ज्यादातर यौगिकों में जो कम ऑक्सीकरण संख्या वाले होते हैं वो ज्यादा क्षारीय होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्षारीय गुणधर्म कम होता जाएगा और अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। तो बच्चों यहां पे धातु के ऑक्साइड में हमें जो याद रखना है, ये बात समझने के बाद जो बात हमें याद रखनी वो ये कि वेनेडियम के +4-5 वाले, क्रोमियम के अधिक संख्या वाले और मैग्नीज के अधिक संख्या वाले, इनमें धन आवेश इतना ज्यादा है कि धातु के ऑक्साइड होते हुए भी इनके अंदर अम्लीय गुणधर्म मिल जाता है, इनके अंदर अम्लीय गुणधर्म मिल जाता है। यानी कि वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, जो भी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज की, Mn2O7 और Mn के लिए एक और Mn2 या MnO3 +6 वाला, ये सारे के सारे ऑक्साइड में सहसंयोजी बंध इतना प्रबल हो जाता है कि ये सारे के सारे ऑक्साइड क्षार रह ही नहीं जाते, ये अम्लीय हो जाते हैं। यानी क्रोमियम में यहां से मैं शुरू करूंगा तो ये क्षारीय है, लेकिन नीचे आते आते ये कैसा हो गया, अम्लीय। कैसा हो गया, अम्लीय। ऐसे MnO ये क्षारीय है, लेकिन नीचे आते आते कैसा हो गया, अम्लीय। तो सीधी सी बात है, अगर क्षारीय गुण कम हो रहा है, अम्लीय गुण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में हमें दोनों गुण मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीच में MnO2 और Cr2O3 जो क्षारीय भी हैं और अम्लीय दोनों तरह के गुण शो करते हैं, क्षार और अम्ल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ऑक्साइड के बारे में हमें यह बात समझनी है। और कुछ डी ब्लॉक के हम सामान्य गुणधर्म देखें तो क्योंकि इनमें डी कक्षा आंशिक रूप से भरी होती है, और यदि डी कक्षा में 5 कक्षा है तो इनमें वियोजन होने की वजह से डी के 3 नीचे आ जाते हैं ऊर्जा में और 2 ऊपर चले जाते हैं। ये तुम सहसंयोजी यौगिकों में पढ़ोगे। तो डी के 3 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, और इस वजह से यदि इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षा से दूसरे डी कक्षा में कूद जाता है, संक्रमण कर जाता है ऊर्जा को अवशोषित करके, तो ये ऊर्जा का अवशोषण विजिबल वाले जोन में हो सकता है, यानी यहां पे हमें रंग दिखाई दे सकता है। तो इस डी डी संक्रमण की वजह से, इसको बोलते हैं डी डी संक्रमण, तो इस डी डी संक्रमण की वजह से डी ब्लॉक के अधिकतर यौगिक में रंग मिलता है। और यही बच्चों क्वेश्चन करने का तरीका है। डी ब्लॉक के यदि किसी भी यौगिक में जो भी डी ब्लॉक का तत्व है उसमें यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस पे ध्यान देना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसमें यदि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज्यादा प्रायिकता है कि वो रंग दर्शा सकता है, बहुत ज्यादा प्रायिकता है इस बात की। यहां पे कुछ उदाहरण देखो, इनके रंग नहीं याद रखने। ये देखो स्कैंडियम 3+, डी के तीनों इलेक्ट्रॉन चले, डी के एक और एस के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा है, रंगहीन। और देखो Zn2+, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा डी भरा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्म बना चुके हैं, कैसा है, रंगहीन। टाइटेनियम 4+, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों चले गए, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर से कैसा है, रंगहीन। तो ऐसे जितने भी रंगहीन दिख रहे हैं यही तुम्हारे पास पूछे जाते हैं। तो यहां पे तुम्हें रंग याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉमन से हैं, जैसे क्रोमियम +3, इसके ज्यादातर अगर जलीय विलयन में देखें तो इसका रंग बैगनी होता है, नहीं तो इसके ज्यादातर यौगिक हरे कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे कलर के। क्रोमियम +6 के ज्यादातर यौगिक नारंगी, ऑरेंज कलर के होते हैं। Mn+7 बैगनी कलर का होता है। ये सारे कलर अभी हम आगे देखेंगे भी, अभी इन रंगों को आगे देखेंगे। तो यहां पे कुछ रंग देख लेते हैं, आयरन 2+ वाले, कोबाल्ट, कॉपर 2+, गुलाबी और नीला। तो ये कुछ रंग हमें याद रखने, मुख्यतः हमें यह समझना है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अनुचुंबकीय गुणधर्म है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे यौगिक में रंग मिलने की प्रायिकता बहुत ज्यादा होगी। और अगर वो डी ब्लॉक का यौगिक है तो वहां पे रंग मिलेगा ही मिलेगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं,
तो वहां पे रंगहीन मिलेगा, रंगहीन या सफेद कलर का भी बोल सकते हो। कैसा बोल सकते हो? सफेद कलर का। अब बच्चों इसी बात को और समझ लेते कि डी ब्लॉक में, क्योंकि संक्रमण तत्व का गुणधर्म है, तो संक्रमण तत्व में फिर से डी कक्षा आंशिक रूप से भरी है, और इसी वजह से डी ब्लॉक के ज्यादातर यौगिक और डी ब्लॉक के ज्यादातर तत्व अच्छे उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, अच्छे उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। जैसे टाइटेनियम का क्लोराइड, ये हमारा जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है जो पॉलिथीन बनाने में काम आता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जो मुख्य है वही याद रखने हैं। वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, वेनेडियम का +5 वाला ऑक्साइड जो अभी बताया था कि अम्लीय गुण का होता है, ये संपर्क प्रक्रिया में H2SO4 के उत्पादन में यूज होगा, जो हमने पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक में पढ़ते हैं संपर्क प्रक्रिया H2SO4 के उत्पादन के लिए, वहां पे V2O5 यूज होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO2 KClO3 को वियोजित करके O2 के उत्पादन में, ऑक्सीजन के बनाने में यूज करते हैं, तो यह भी बहुत मुख्य है। इसके अलावा पैलेडियम, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का जोड़ने के लिए, किसी भी अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए। प्लैटिनम रोडियम ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में नाइट्रिक एसिड बनाने में। तो ये हमारे कुछ मुख्य उत्प्रेरक हैं जो डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के यौगिक होते हैं। ये कहीं ना कहीं अकार्बनिक या कार्बनिक रसायन में आएंगे, इसीलिए मुख्य हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो हमें सिर्फ वही याद रखने हैं जो हमारे काम के हैं, ये नहीं कि हमें सब कुछ याद रखना है। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में ये एक बहुत अलग सा गुण है जो हमें एस या पी ब्लॉक में देखने को या तो नहीं मिलता है या कम मिलता है, कि डी ब्लॉक के तत्व बहुत अच्छे उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। उत्प्रेरक होता क्या है? जो किसी अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा दे या घटा सके, दोनों काम कर सकता है। धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ा देगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक घटा देगा। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर सकता है। अंतरकाशी यौगिक, अगला आता है सामान्य गुणधर्म में अंतरकाशी यौगिक। अब अंतरकाशी यौगिक क्या है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका जो जालक होता है, उस जालक में छोटी छोटी जगह खाली होती है, और इन छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे अधातु जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, तो छोटे छोटे धातु या अधातु के तत्व जाके वहां पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों में को कहा जाता है अंतरकाशी यौगिक या इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो छोटी छोटी खाली जगह में, ये जगह ही अंतरकाशी होते हैं, ये जगह ही अंतर होते हैं। तो इन अंतर वाली जगहों में जब जाके छोटे अधातु बैठ जाते तो उनको कहा जाता है अंतरकाशी यौगिक। और क्योंकि उन्होंने जगह को भर दिया, बहुत टाइट कर दिया है, इस वजह से इनके गलनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक शुद्ध धातुओं से भी ज्यादा होते हैं। ये कठोर ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे धातु के पास वो अभी भी होंगे, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉन के से धात्विक चालकता अभी भी सुरक्षित रहेगी। तो यही अंतरकाशी यौगिकों की अच्छी बात है कि वो गलनांक को बढ़ा देते हैं, वो कठोरता को बढ़ा देते हैं, लेकिन चालकता को कम नहीं होने देते, चालकता को कम नहीं होने देते। और रासायनिक रूप से ये कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि यहां पे आसपास सब चीजें जुड़ गई हैं, जगह नहीं है किसी और चीज से अभिक्रिया करने की, तो रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय होते हैं। आगे देखें तो मिश्र धातुओं का निर्माण, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार लगभग बराबर है, आकार लगभग कैसा है? बराबर है। तो आकार बराबर होने की वजह से एक तत्व को हटा के, एक तत्व के परमाणु को हटा के उसकी जगह कोई दूसरे तत्व का परमाणु उसी जगह में आसानी से आ सकता है। एक तत्व के परमाणु को हटा के किसी दूसरे तत्व का परमाणु उस जगह में, उस खाली जगह में आसानी से आ सकता है। इसीलिए यदि डी ब्लॉक के दो तत्वों के या दो से ज्यादा तत्वों को आपस में गलाया जाए और वापस से ठोस किया जाए, तो वहां पे धातुएं मिश्रित होकर मिश्र धातु यानी कि एलॉय का निर्माण करते हैं। तो डी ब्लॉक के कुछ एलॉय आपने सुने होंगे, जैसे कि हमारे पास ब्रॉन्ज होता है, जिसे हम पीतल बोलते हैं, तांबा, इस टाइप के और भी एलॉय होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं मिश्र धातुओं को। आगे समझे तो अब बच्चों यहां पर समझना हमें डी ब्लॉक के दो बहुत महत्वपूर्ण यौगिक
पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 और KMnO4 के बारे में कि इनका निर्माण कैसे करते हैं, इनका यौगिक कैसा होता है और इनकी अभिक्रियाएं कैसी होती है। तो पहले हम K2Cr2O7 को पढ़ेंगे और इसका निर्माण सीखेंगे। तो K2Cr2O7 का निर्माण होता है एक ओर से जिसको कहा जाता है क्रोमाइट ओर। इसमें दो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, एक आयरन का ऑक्साइड और एक क्रोमियम का ऑक्साइड। बहुत आसान अभिक्रिया, गई समझ के याद करोगे बच्चों बहुत आसानी से याद होगी। तो ये समझना है कि ये हमारे पास क्रोमाइट अयस्क है, जो क्रोमियम का अयस्क होता है, इसको कहते हैं क्रोमाइट। इसका फॉर्मूला तुम्हें ऐसे भी लिखा दिखेगा FeCr2O4। मिश्र अयस्क है, मिश्र ऑक्साइड है, इसमें दो टाइप के ऑक्साइड है। ये समझना यहां पे कि यहां पे आयरन है +2 की संख्या में और क्रोमियम है +3 की संख्या में। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इस अयस्क को साफ सुथरा करके धो धा के भूना जाता है, यानी इसकी रोस्टिंग की जाती है। अब रोस्टिंग कैसे करेंगे, भूनेंगे कैसे, जैसे तंदूरी रोटी बनती है, तंदूरी चिकन, वैसे ही कि यहां पे इसको भूनने के लिए दिया ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात, दे देते हैं। अब क्या होगा, जब मैं इसे ऑक्सीजन दूंगा तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण करेगा, तो ये जितने भी धातु प्रेजेंट है उस अयस्क में, क्योंकि हम भून रहे हैं, काफी देर तक भून रहे हैं, काफी उच्च ताप पे भून रहे हैं, तो भूनने की वजह से जितने भी धातु है वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में पहुंच जाते हैं। तो आयरन ने बना लिया +3 का ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की अधिकतम +3 होती है, और क्रोमियम ने बना लिया +6 का ऑक्साइड, क्योंकि क्रोमियम की अधिकतम +6 होती है। इसको हम n फैक्टर विधि से बैलेंस भी कर सकते हैं, बट हमें अभी पहले अभिक्रिया को समझना है, इसकी बैलेंसिंग, इसका सामान्यीकरण बाद में देखेंगे। तो आयरन को भेज दिया +3 में, क्रोमियम को भेज दिया +6 में। अब आयरन तो अच्छा धातु है, इसका अयस्क तो, इसका ऑक्साइड तो क्षारीय है, जो अभी हमने समझा था। लेकिन क्रोमियम, अभी याद करवाया था बच्चों कि क्रोमियम अगर +6 में है, मैग्नीज अगर +7 में है, वेनेडियम अगर +5 पे, ये सब अगर अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में है, क्रोमियम, मैग्नीज और वेनेडियम, तो इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। तो यदि मैं इसमें एक अम्ल मिलाऊं तो उससे अभिक्रिया कौन करेगा, क्षार या अम्ल? अम्ल मिलाऊंगा तो अभिक्रिया क्षार करेगा, यानी Fe2O3 करेगा। यदि मैं इसमें एक क्षार मिलाऊं तो उससे अभिक्रिया कौन करेगा, उससे अभिक्रिया अम्ल करेगा। तो यदि तुम इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को एनसीईआरटी में देखोगे तो ये वाली अभिक्रिया ऐसे नहीं लिखी हुई है, वहां पे एक और चीज मिला दी गई है, Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट। क्या मिलाया गया, सोडियम का कार्बोनेट। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब क्या करते हैं, अब मिलाते हैं इसमें सोडियम का कार्बोनेट, जो एक क्षारीय लवण है। अगर ये खुद क्षारीय है तो अब तुम्हारे सामने है बच्चों लॉजिक, किससे अभिक्रिया करेगा, क्षार से या अम्ल से? तो अम्ल से करेगा, यानी कि क्रोमियम से करेगा। तो क्रोमियम से अभिक्रिया करके ये क्रोमियम का लवण बना लेता है, क्रोमेट। +6 में है तो +6 का ही लवण बनाएगा, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, और जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाएगा। अब क्या है, हमें क्रोमेट मिल गया, हमें क्या चाहिए, डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। तो ये क्रोमेट आयन की ही एक गुण होता है कि यदि इस क्रोमेट आयन को अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रख दिया जाए तो ये अपने आप जुड़ के या टूट के डाइक्रोमेट आयन बना लेता है। यानी कि अगर जुड़ेगा तो डाइक्रोमेट बना लेगा, डाइक्रोमेट टूटेगा तो वापस से क्रोमेट बना लेगा। तो यहां पे बहुलीकरण हो जाता है, अम्लीय माध्यम में बहुलीकरण होता है और क्षारीय माध्यम में वापस से टूट जाता है। तो इसीलिए तीसरे अभिक्रिया के पद में हम यहां पे मिलाते हैं H2SO4 अम्ल। तो 3 वर्ग की, 3 पद की अभिक्रिया है, निर्माण है बहुत आसान। पहले में भूना गया, भूनने से क्या हुआ, ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम हो गई। दूसरे में एक क्षार मिलाया गया, क्षार से क्या हुआ कि जो अम्लीय ऑक्साइड बना वो अभिक्रिया करके अपने लवर के फॉर्म में, उसने अपना लवर बना लिया, वही हमें बनाना था। और फिर उसको अम्लीय माध्यम में रख दिया गया
जिससे वो लवण वापस से किस में परिवर्तित हो गया, अपने बहुलीकरण करके डाइक्रोमेट में, यानी यहां पे अब बन गया Na2Cr2O7। एक और छोटा सा काम और हमारा काम तमाम, कि Na2Cr2O7 हमारे लिए काम करें। ये पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि Na2Cr2O7 हमारे लिए प्रयोगशाला में काम का नहीं है, क्योंकि ये पानी को सोख लेता है, पानी को अवशोषित कर लेता है, और पानी को अवशोषित करने के इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और इसके द्रव्यमान की गणना ठीक प्रकार से नहीं हो सकती है। इसीलिए Na2Cr2O7 काम करनी है, तो इसमें मिला देते हैं बहुत सारा KCl, जिसके से K2Cr2O7 जिसका विलयता कम होती है वो अलग से पृथक हो जाता है और NaCl जलीय विलयन में रह जाता है। तो विलयता की वजह से पोटेशियम का डाइक्रोमेट हमें पृथक होकर दिख जाता है, इसकी विलयता कम है Na2Cr2O7 से, यानी ये पानी को भी कम अवशोषित करेगा, और इसका रंग होता है नारंगी। कैसा होता है, नारंगी। तो जो अभी हमने समझा था क्रोमेट Cr2O4 2 नेगेटिव, ये होता है पीले कलर का, और इसी का जो बहुलीकरण से बनता है डाइक्रोमेट, इसके दो आयन के आपस में जुड़ने से एक ऑक्सीजन की संख्या से Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका रंग होता है नारंगी। अम्लीय माध्यम में जुड़ जाएगा, बहुलीकरण हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में वापस से टूट जाके एकीकरण कर लेगा। तो इस प्रकार से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया को मदद से पहले भूनेंगे, फिर क्षार मिलाएंगे Na2CO3, फिर अम्लीय माध्यम देंगे, और अंततः K+ के आयनों की मदद से K2Cr2O7 की विलयता कम होने की वजह से उसको पृथक कर लेंगे। अब बच्चों K2Cr2O7 के अगर गुण धर्मों की बात करूं तो K2Cr2O7 बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रयोगशाला में यूज होने वाला बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि खुद का अपचयन करके साथ वाले को ऑक्सीकृत कर देगा, और इसका अपचयन होता है अम्लीय माध्यम में। तो इसके अपचयन की यदि मैं अर्ध रिएक्शन लिखूं, अपचयन रिएक्शन अभिक्रिया, तो Cr2O7 2 नेगेटिव, ये अम्लीय माध्यम में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा Cr+3 में। यदि मैं इसको दोनों तरफ से बैलेंस करूं तो क्रोमियम 2 है, यहां भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए मैं लगाऊंगा पानी, 7 पानी, और क्योंकि अम्लीय माध्यम है तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए लगाऊंगा 14H+, और इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा आवेश को बराबर करने के, इधर 12+ का आवेश है, इधर 6+ का आवेश है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और इधर लगाऊंगा ताकि दोनों तरफ 6+ का आवेश हो जाए, और ये आ गई मेरी अपचयन अभिक्रिया, ये आ गई अपचयन अभिक्रिया। खुद का अपचयन करेगा तभी तो साथ वाले को ऑक्सीकृत करेगा, खुद का अपचयन करेगा तभी तो साथ वाले को ऑक्सीकृत करेगा। तो साथ में की बहुत सारी चीजों को ऑक्सीकृत कर सकता है, जैसे आयरन को +2 से ऑक्सीकृत कर देगा +3 में, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा। टिन को +2 से ऑक्सीकृत कर देगा +4 में। I- को ऑक्सीकृत कर देगा I2 में। तो ये कुछ इसके ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया है। तो ये हमारे पास हो गई ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया। और ये हमारे पास हो गई अर्ध अभिक्रिया का दूसरा हिस्सा। किन्हीं भी दो अर्ध अभिक्रियाओं को यदि हम इलेक्ट्रॉनों को बराबर करते हुए जोड़ दें, किन्हीं भी दो अर्ध अभिक्रियाओं को यदि हम इलेक्ट्रॉनों को बराबर करते हुए जोड़ दें तो हमें संपूर्ण अभिक्रिया मिल जाएगी। तो ये हमारे पास K2Cr2O7 के कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण प्रभाव थे कि ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। कब? अम्लीय माध्यम में। किसमें? +6 से +3 में बदलने के लिए।
तो इसका तुल्यांकी भार अगर देखा जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका तुल्यांकी भार वो होगा इसका मोलर भार, और क्योंकि इसके एक मोल से, डाइक्रोमेट आयन के एक मोल से 6 इलेक्ट्रॉन का निर्माण या अवशोषण हो रहा है, तो यही इसका एन फैक्टर या संयोजकता गुणांक बन जाएगा। तो इसके तुल्यांकी भार निकालने के लिए मोलर भार को भाग देंगे 6 से। इसका संयोजकता गुणांक होता है 6। अम्लीय माध्यम में संयोजकता गुणांक 6 होता है, और ज्यादातर चीजों के लिए तुम देख रहोगे यहां पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ज्यादातर जगह 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। आगे बच्चों आता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण भी कुछ हद तक पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह करते हैं। यहां भी पहला काम होता है भूनना, दूसरा काम होता है इसका खुद से ही अपचयन ऑक्सीकरण करना, खुद से ही ऑक्सीकरण और अपचयन करना। तो यहां पे हम लोग प्रयोग में लाते हैं MnO2 को, जिसको पायरोलुसाइट अयस्क कहा जाता है एमएन के लिए। मैग्नीज का ये एक अयस्क होता है पायरोलुसाइट नाम से, काले कलर का। अब यहां भी बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट के तरह यहां भी वही 2 काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि MnO2 को भूना जाता है, किसके साथ? एक क्षार KOH के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये भूनते ही कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में, यानी पोटेशियम मैग्नेट में, पोटेशियम मैग्नेट में। और अगले पद में इस K2MnO4 को यदि हम उदासीन या अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो इसको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे वहां पे क्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में बहुलीकरण करके जुड़ गया था, वैसे यहां पे जो पर मैग्नेट आयन है MnO4 ये अम्लीय माध्यम में स्वतः रेडॉक्स या समानुपाती रेडॉक्स कर जाता है, और इसका खुद का ऑक्सीकरण भी हो जाता है +7 में, और अपचयन भी हो जाता है वापस से +4 में। और जो ये +4 वाला अपचयित होकर MnO2 हमें वापस मिलेगा, MnO2 हमें वापस मिलेगा, ये MnO2 वापस से यहां भेज दिया था भुनने के लिए। तो यहां पे हमें पर मैग्नेट मिलता रहता है, और थोड़ा बहुत पर मैग्नेट से जो MnO2 बच रहा है वो वापस से प्रयोग में आता रहता है। तो इस प्रकार से हम औद्योगिक रूप से पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का निर्माण करते हैं। अब यदि बात की जाए इस KMnO4 के आकार की, इसके स्ट्रक्चर की, तो यहां पे MnO4 MnO4 जो बीच में हमें मैग्नेट आयन मिला था वो होता है हरे कलर का। कैसा? हरे कलर का, एक चतुष्फलकीय संरचना में होता है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना। यहां पे संकरण होता है sp3। क्रोमियम और मैग्नीज जो दोनों कंपाउंड हम यहां पे पढ़ रहे हैं, उन सब में क्रोमियम का मैग्नीज का जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। और इसी का जो दूसरा है MnO4- पर मैग्नेट, जो हम मेनली यहां पे बना रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आयन भी चतुष्फलकीय sp3 संकरण में होता है, लेकिन इसका रंग होता है बैगनी, बैगनी कलर का होता है। और मैग्नेट आयन हरे कलर का होता है। और इन सब में, इन चारों में, यानी कि जो भी हमने पढ़ा, क्रोमेट आयन पीले कलर का, डाइक्रोमेट आयन नारंगी कलर का, मैग्नेट आयन हरे कलर का, और पर मैग्नेट आयन यानी कि बैगनी कलर का, ये चारों आयन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और इन चारों में जो भी रंग आ रहा है, पीला, हरा, पीला, नारंगी, हरा और बैगनी, ये सारे रंग आ रहे हैं ऑक्सीजन से धातु की तरफ आवेश के स्थानांतरण की वजह से। इसको बोलते हैं आवेश स्थानांतरण। तो रंग आने की 2 मुख्य वजह होती है। एक होता है dd संक्रमण, जो अभी हमने यौगिकों में देखा था आयन में, एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होना ऊर्जा के अवशोषण से। और दूसरा तरीका होता है आवेश का संक्रमण, एक अधातु से धातु की तरफ होना या धातु से अधातु की तरफ होना, जो यहां पे
ऑक्सीजन अधातु से हो रहा है मैग्नीज और क्रोमियम धातु की तरफ आवेश का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जिस वजह से यहां पे रंग आ रहा है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो ऊर्जा लेके या दे के जाएगा और वही ऊर्जा हमें रंगीन फोटोन दिखाएगी। वही ऊर्जा हमें क्या दिखाएगी? रंगीन फोटोन। ये भी बच्चों KMnO4 की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है K2Cr2O7 की तरह। सिर्फ इतना अंतर है कि ये ऑक्सीकारक तीनों माध्यम में यानी कि अम्लीय, उदासीन और क्षारीय तीनों माध्यम में कार्य करता है, लेकिन इसका कार्य थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो यदि इसकी अभिक्रिया देखी जाए तो MnO4- अम्लीय माध्यम में बदल जाता है Mn2+ रंगहीन। और यहां पे यदि मैं इसको दोनों तरफ बराबर करूं तो यहां पे 4 पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और अम्लीय माध्यम में तो यहां पे 8 H+ आ जाएगा और इधर की तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 नेगेटिव, 7 धनावेश, इधर की तरफ 2 है तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये अम्लीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी। यदि उदासीन माध्यम की बात करूं तो ये बदल जाता है MnO2 में। यहां पे आ जाएंगे 2 H2O या अम्लीय माध्यम 2 H2O उदासीन माध्यम है और इसके दुगने यानी कि 4 OH- यहां पे आ जाएगा। तो ये यहां पे एक और फायदा देखने को मिलेगा बच्चों, उदासीन माध्यम में यदि हम इसको प्रयोग में ला रहे हैं, माध्यम उदासीन है तो इसकी अभिक्रिया होने के साथ साथ माध्यम स्वतः क्षारीय बन जाएगा। तो औद्योगिक रूप में उदासीन या क्षारीय माध्यम वाला MnO4- ज्यादा उपयोग में लाया जाता है क्योंकि वो पैसे बचाएगा, सस्ता पड़ेगा। और औद्योगिक निर्माण में, औद्योगिक अभिक्रिया में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे यहां पे निर्माण किया जा रहा है। तो ये हमारे पास माध्यम को अम्लीय या क्षारीय बनाने से बचा लेगा, हमारे महत्वपूर्ण यौगिकों को बचा लेगा। इस वजह से ये वाला अभिक्रिया ज्यादा उपयोग में लाया जाता है औद्योगिक निर्माणों में। और यदि मैं इसको क्षारीय माध्यम में उपयोग में लाता हूं तो ये परिवर्तित होता है +6 यानी कि मैग्नेट में। यहां पे +4 और यहां पे +2। और क्षारीय माध्यम में बदलना है तो यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये बाकी अभिक्रिया स्वतः ही बराबर हो चुकी है। तो ये हो गया क्षारीय माध्यम में, ये उदासीन यानी pH 7 के माध्यम में और ये हो गया अम्लीय माध्यम में। तो ये इसके ऑक्सीकरण हाफ होते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। अगर मैं इसके संयोजकता गुणांक की बात करूं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, इसका ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं इसकी संयोजकता गुणांक की बात करूं जिसकी मदद से हम तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो 1 मोल यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ले इसलिए 5, 1 मोल यहां पे इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं दिखाए, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 1 मोल यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन ले इसलिए 3 और 1 मोल यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ले इसलिए 1। तो यहां पे तुल्यांकी भार हो जाएगा मोलर द्रव्यमान बटे 5, यहां पे हो जाएगा मोलर द्रव्यमान बटे 3 उदासीन माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में हो जाएगा मोलर द्रव्यमान बटे 1, मोलर द्रव्यमान बटे 1। तो ये संयोजकता गुणांक ज्यादा महत्वपूर्ण है K2Cr2O7 से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है K2Cr2O7 से, ये ज्यादा पूछा जाता है और बहुविकल्पीय प्रश्नों में ज्यादा पूछा जाता है कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो मोलर द्रव्यमान बटे 5। क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो मोलर द्रव्यमान बटे 1। उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो मोलर द्रव्यमान बटे 3। और यदि मैं इसकी अपचयन अभिक्रिया की बात करूं तो इसकी भी अपचयन अभिक्रिया ज्यादातर वही है, I- को I2 में बदल देता है, SO2 सल्फर को +4 से +6 यानी कि सल्फेट में अपचयन कर देता है। तो यहां पे आ जाएंगे 2 H2O, यहां पे आ जाएगा 4 H+, 4 H++। अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो इधर 0, इधर है 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादातर जगह में ये रिएक्शन में ये तरीका भी है कि ज्यादातर जगह में ये ऑक्सीकरण संख्या में 2 का चेंज लाता है, 2 का परिवर्तन लाता है।
अगर बात करूं H2S में, तो -2 से उसको ऑक्सीकरण कर देता है सल्फर में। ये सारी अभिक्रिया हम अम्लीय माध्यम में देख रहे हैं। तो ये इसके कुछ, और यहां पे एक चीज मैंने, ऑक्सीकारक है तो ये इसके अपचयन अर्ध हो गए। ऑक्सीकारण है तो ये वाला अपचयन का अर्ध है, और ये वाले हमारे ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रियाएं। क्योंकि जो ऑक्सीकारक है वो खुद का अपचयन कराएगा, जो ऑक्सीकारक है वो खुद का क्या कराएगा, अपचयन कराएगा। तो ये सारे ऑक्सीकरण हो रहे हैं अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह कि यदि I- का ऑक्सीकरण कराया जाए क्षारीय माध्यम में, तो ये I2 की जगह बनाता है IO3-, I2 की जगह बनाता है IO3-, इसको -1 से ऑक्सीकरण कर देता है +5 में। यदि मेरे पास माध्यम कैसा है, क्षारीय या उदासीन, तो क्षारीय उदासीन में एक ये अभिक्रिया बहुत अलग है, और इसलिए इस अभिक्रिया की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है कि क्षारीय या उदासीन माध्यम में ये अलग तरह से अभिक्रिया दिखाएगा I- के साथ। अम्लीय माध्यम में तो I- को I2 में ऑक्सीकृत कर रहा है, लेकिन क्षारीय माध्यम में I- को उसके +5 यानी कि IO3- में लेके जा रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि वो किसमें ऑक्सीकृत करके ले जा रहा है। अभिक्रिया को बैलेंस हम रेडॉक्स समीकरणों की मदद से कर सकते हैं। और ऑक्सलेट आयन वाली ये प्रयोगशाला में यूज होने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कि ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीकृत कर देता है CO2 गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये एक अभिक्रिया भी महत्वपूर्णता रखती है ऑक्सलेट आयन की वजह से। और यदि मैं बात करूं तो K2Cr2O7 और KMnO4 और KMnO4, इन दोनों को ही अम्लीय माध्यम के लिए, अम्लीय माध्यम देने के लिए हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर अभिक्रिया में तुम देखोगे कि हम यहां पे H2SO4 का ही उपयोग करते हैं, HCl अथवा HNO3 को नहीं उपयोग में लाते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, वो इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि HCl खुद एक प्रबल अपचायक होता है, यानी कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया में एक बाधा उत्पन्न कर देगा। खुद उस अभिक्रिया में भाग लेना पड़ेगा और माध्यम को सिर्फ माध्यम की तरह होना चाहिए। अभिक्रिया में भाग लेगा तो हमारे आने वाले परिणाम गलत हो जाएंगे। जो हम यहां से अनुपात या मान का तुलना करेंगे वो यहां पे गलत आएगी। और HNO3 अम्ल खुद एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और चाहे अम्ल ऑक्सीकारक हो चाहे अपचायक हो, दोनों ही अवस्था में वो अम्ल कहीं ना कहीं अभिक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा, खुद उस अभिक्रिया में हिस्सा लेने लगेगा। और अम्लीय माध्यम की मदद से हम सिर्फ माध्यम में H+ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो कभी भी KMnO4 अथवा K2Cr2O7 के लिए जब भी हम प्रयोगशाला में उपयोग लाते हैं तो अम्लीय माध्यम के लिए हम HCl या HNO3 का उपयोग नहीं करेंगे, HCl या HNO3 का उपयोग नहीं करेंगे। कुछ प्रश्न देखते हैं बच्चों डी ब्लॉक में कि प्रतिनिधि तत्व यानी S और P ब्लॉक के तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की संकुल यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होने का क्या कारण है। तो संकुलन तत्वों का निर्माण होता है क्योंकि डी बंध ऑर्बिटल्स डी कक्षकों की वजह से बंध बनते हैं। खाली डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है जिससे संकुल बनता है। तो S और P ब्लॉक के तत्वों में वो डी कक्षक ही नहीं होते, तो डी कक्षक ही अगर नहीं होंगे तो वो संकुल बनाएंगे कैसे। बाकी देखें तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमें संक्रमण तत्वों द्वारा नहीं दर्शाई जाती, ऐसा नहीं है। संक्रमण तत्व ही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं सबसे ज्यादा दिखाता है। अभी हमने देखा था क्रोमियम मैग्नीज में तो बहुत सारी थी। सभी इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में युग्मित होते हैं ऐसा भी नहीं है, कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं। एफ कक्षक बंध निर्माण के लिए उपलब्ध है, तो एफ कक्षक से बंध निर्माण नहीं होता, यहां पर निर्माण होता है डी कक्षक से। तो खंड का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं
मरकरी का एक यौगिक जिसको वर्मिलॉन, वर्मिलॉन बच्चों यहां सिंदूर में भी यूज होता है, के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक गृहणियां यूज करती है सिंदूर में, आयुर्वेदिक में और यूनानी दवाइयों में किया जाता है। तो इसका यौगिक का सूत्र क्या है? तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक होता है, मरकरी का सल्फाइड HgS, जिसको हम मार्केट में या औद्योगिक रूप से वर्मिलॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वर्मिलॉन, जिसका सूत्र है HgS। तो ये तो सीधे याद रखने वाला प्रश्न हो गया, खंड खा। अगला प्रश्न देखते हैं। संक्रमण तत्व साधारणतया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का लक्षण दर्शाते हैं, परंतु जिंक इस गुण को नहीं दर्शाता है, क्योंकि तो जिंक में हमने देखा था और स्कैंडियम में देखा था कि जिंक में हमें परिवर्तनशील नहीं मिल पाता क्योंकि इसका डी कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है, और डी कक्षक जब तक आंशिक रूप से ना भरा हो वो संक्रमण तत्व नहीं बन पाएगा। तो डी कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है, और इस डी कक्षक के पूरी तरह से भरे होने की वजह से जिंक संक्रमण तत्वों की तरह अब गुणधर्म नहीं दर्शा पाता है या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाता है। जिंक में हमें सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण संख्या मिलती है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीनों में हमें एक ही ऑक्सीकरण संख्या मिलती है +2 की। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका तो खंडखा सही हो जाएगा। डी ब्लॉक के वे तत्व जो कमरे के ताप पे द्रव होते हैं, तो ये तुरंत याद आ जाएगा बच्चों कि मरकरी एक ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पे द्रव है। हाइड्रोजन की तुलना में उच्च विशिष्ट ऊष्मा व कम क्रियाशीलता, तो मरकरी अगर याद होगा जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी देखी थी तो उसमें काफी नीचे आता है, हाइड्रोजन से काफी नीचे आता है, और जितना नीचे आएगा क्रियाशीलता उतनी कम होगी। क्लोराइड HgX2 बन जाता है और गर्म करने पर वाष्पील होता है, वह है। तो ये सीधे सीधे हो गया कि ये कौन सा तत्व है? ये डी ब्लॉक का मरकरी तत्व है। तो डी ब्लॉक के प्रश्न इतने ही आसान होते हैं, इतने ही आसान होते हैं जो सीधे सीधे हल हो जाते हैं। इसका भी खंड खा सही उत्तर। सिक्का धातुएं किसके गुण दर्शाती है? तो सिक्का धातु कहते किसे? सीधी सी बात है, वो धातु जिनसे सिक्का बनता है। सिक्का हमने किसका देखा है? सोने का सिक्का देखा है, देखा है नहीं देखा है? चांदी का तो सबने देखा होगा दिवाली दशहरे में, और कॉपर के सिक्के चल रहा करते थे पहले। तो ये तीनों अगर ध्यान दो तो ये तीनों एक ही वर्ग में आते हैं, वर्ग 11 में। ये तीनों के तीनों एक ही वर्ग में आते हैं, वर्ग 11 में। कॉपर, उसके नीचे सिल्वर, उसके नीचे गोल्ड। तो इन्हीं तीनों धातुओं को कहा जाता है सिक्का धातु, जिनका निर्माण सिक्का बनाने में होता है। तो ये किसकी गुण दिखाएंगे? प्रारूपी तत्वों के? नहीं। साधारण तो बिल्कुल नहीं है। अंतः संक्रमण यानी F ब्लॉक नहीं। संक्रमण यानी कि डी ब्लॉक के तत्व। तो संक्रमण तत्वों के गुण दिखाते हैं सिक्का धातु है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब बच्चों MnO4- की विलयन का रंग बैगनी होने का कारण, तो ये भी बहुत आसान सी बात है। MnO4- या डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनमें रंग तभी मिलेगा जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। दो वजह से मिलेगा, या तो डी संक्रमण, या जो 4 आयन हमने देखे उनमें आवेश स्थानांतरण, उनमें किस वजह से मिलेगा? आवेश के स्थानांतरण की वजह से। तो MnO4- के विलयन में रंग मिलता है हमें क्योंकि ऑक्सीजन से मैग्नीज तक आवेश का स्थानांतरण होता है। ऑक्सीजन से मैग्नीज तक आवेश का स्थानांतरण होता है। तो ये भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न हो गया। ऐसे ही क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, मैग्नेट आयन और परमैग्नेट, चारों के लिए याद रखना है। इनके अलावा कोई भी आ जाए तो उसमें डी संक्रमण होगा। और ये भी देख लेना कि अगर डी सब कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी रंग मिलेगा। अगर डी कक्षक के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वहां पे रंग नहीं मिलेगा, वहां पे रंगहीन या सफेद रंग मिलेगा। अब समझेंगे बच्चों एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। ये बहुत छोटा सा पार्ट है एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें हमें बहुत ऊपर ऊपर से समझना है कि एफ ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रवेश करेगा? N-2 कक्षक में। बिल्कुल सही बात, आखिरी इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक में जाएगा, पहली चीज। उन्हें हम ये भी कहते हैं कि वो अंतः संक्रमण है। अंतः संक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के अंदर होते हैं। कहां पे होते हैं एफ ब्लॉक? जो हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम है, गिट्रियम है, लैंथेनम है और एक्टिनियम है। 57 और 89 इनके परमाणु क्रमांक। यहीं पे 58 से 71 तक 14 तत्व और रखे गए हैं जिन्हें एफ ब्लॉक कहा जाता है, लैंथेनॉइड। और यहां पे 90 से 103 14 तत्व यहां रखे गए हैं जिनको कहा जाता है एक्टिनॉइड। और इन्हीं दोनों को मिला के कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक
के तत्व। तो एफ ब्लॉक के तत्व क्योंकि संक्रमण तत्वों के साथ ही आवर्त सारणी में रखे गए, इसलिए उन्हें हम अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यहां भी सारे तो नहीं, लेकिन कुछ तत्व होंगे जिनमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होगा, जो संक्रमण तत्वों की पहचान है। सब में नहीं होगा, लेकिन कुछ तत्वों में हमें ये देखने को मिलेगा। तो एफ ब्लॉक में तत्व हमारे पास दो श्रेणी में पढ़े जाते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, 14 लेंथेनॉइड में सीरियम से लुटेटियम तक, और 14 ही एक्टिनॉइड में 90 थोरियम से अनअनट्रियम 103 अनअनट्रियम तक। तो यहां पे पहले समझेंगे लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एफ ब्लॉक का जनरल विन्यास होता है NS2 N-1, यानी एक पीछे वाला D भरा जाएगा, इसमें 0 या 1 होता है, और उससे भी पीछे वाला यानी N-2 वाला F भरेंगे 1 से 14 तक, 1 से 14 तक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से याद होगा, बहुत आसानी से। ये मान लो कि एफ ब्लॉक से पहले मिलता है लैंथेनम, फिर सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सेमेडियम, इनके नाम नहीं याद रखने। 58 से 71 तक होते हैं, ये याद रखना है। 58 से 71 तक होते हैं, ये याद रखना है। यहां से बढ़ा लो, F1, F2, F3, F4, F5, F में आएगा ना F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15। अभी कुछ बच्चों को लगेगा F में 15 इलेक्ट्रॉन कहां से हो गए, F में तो 14 ही होते हैं। सही लग रहा है, अभी समझ रहे हैं। लैंथेनम से मैंने शुरू किया, कहां से शुरू किया? लैंथेनम से, जो खुद डी ब्लॉक का है। लैंथेनम एफ ब्लॉक का नहीं, लैंथेनम डी ब्लॉक का है। उसके बाद सीरियम से लुटेटियम तक एफ ब्लॉक का है, लेकिन मैंने शुरू लैंथेनम से किया। ठीक, पहला एफ ब्लॉक तत्व मिला सीरियम, उसके बाद आखिरी मिला लुटेटियम। अब समझो, एफ ब्लॉक का पहला, सबसे पहला तत्व, एफ ब्लॉक का सबसे बीच वाला तत्व, 7वां तत्व, और एफ ब्लॉक का आखिरी तत्व। सिर्फ यही 3 तत्व हैं जहां अपवाद है, सिर्फ यही 3 तत्व हैं जहां पे अपवाद है। इतनी सी बात है। और यहां भी वही मतलब, जहां अपवाद बोल दिया मैंने, जहां मैंने बोल दिया अपवाद, एफ से 1 कम करो, डी में 1 बढ़ा दो। एफ से 1 कम करो, डी में 1 बढ़ा दो। तो जरा सीरियम को देखो, सीरियम मैंने कितना लिखा था? F2, F2 नहीं होगा, F1, D1, S2। छठे आवर्त में तो 6S2, 6 - 1 5D1, 6 - 2 4F1। फिर इसके बाद यहां पे F8 लिखा था, अर्ध आधा भरा होता है, F में अगर 7 होते, वही अर्ध भरने की स्थायित्व वाला गैडोलिनियम। याद रखो, गैडोलिनियम। F से 1 कम, अपवाद है इसलिए F से 1 कम हुआ, D में 1 बढ़ गया। F से 1 कम हुआ, D में 1 बढ़ गया। और F में 15 तो नहीं आ सकते था, तो आखिरी वाला, पहला, बीच, आखिरी, बस 3। आखिरी वाले में F से 1 कम किया, और F में 15 से 1 कम हुआ 14, D में 1, S में 2। बाकी सब में D नहीं आएगा, सब में D 0 है। सिर्फ 3 में D1 है, सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेटियम। सीरियम, गैडोलिनियम, लुटेटियम, फर्स्ट, मिड, लास्ट, पहला, बीच का, आखिरी, सिर्फ 3 में। और लैंथेनम तो हमारा होता ही है डी ब्लॉक का, तो लैंथेनम में भी अपवाद याद रख सकते हो, ये D1 मिलेगा। तो बस इतना याद रखना कि शुरुआत लैंथेनम से करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। शुरुआत सीरियम से कर दी स्ट्रिक्ट के लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। शुरुआत लैंथेनम से करो, F1 से लेके F15 तक भर डालो 15 एलिमेंट में। फिर F के पहला यानी सीरियम, बीच का यानी कि गैडोलिनियम, और आखिरी का यानी कि लुटेटियम, इन तीनों में अपवाद डाल दो। और इन्हीं में अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3+ आयन सबसे कॉमन है, क्योंकि ये थर्ड वर्ग में आते हैं, तीसरे वर्ग में आते हैं। इन सबका वर्ग तीसरा है। स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम के साथ ही रखे गए लैंथेनॉइड, एक्टिनियम के साथ रखे गए एक्टिनॉइड। तीसरे वर्ग में कुल मिला के 32 तत्व आते हैं। सबसे बड़ा वर्ग है तीसरा वर्ग। तो इनकी भी जो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो +3 के लिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा, क्योंकि S बाह्य कक्षक है। दूसरा भी S से निकलेगा, अगला D से निकलेगा, उसके बाद F से निकलेगा। तो पहले 6S से 2 इलेक्ट्रॉन, 5D में अगर है तो उससे अगला इलेक्ट्रॉन, और फिर 4F से। तो +3 इलेक्ट्रॉन वाला इसी से बन जाएगा। यहां पे आधा भरा हुआ है, यहां पे F1 है, यहां पे पूरा भरा हुआ है आखिरी के 2 में। अब क्योंकि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 की है, तो इन सबको हम +3 से दिखा देते हैं। यदि मैं इनके आकार की बात करूं तो इनमें ज्यादा अपवाद नहीं है,
सीरियम से लुटेटियम तक जाएंगे तो आकार घटेगा, क्योंकि आवर्त में आगे बढ़ने पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, आकार कम होता जाता है। इनमें आकार बहुत समान रूप से कम होता है, बहुत कम अपवाद देखने मिलेगा। यदि मैं बात करूं इनके क्षारीय गुण की, तो आगे जाने पे धात्विक गुण कम होगा, तो आगे जाने पे क्षारीय गुण भी कम होता जाएगा। तो सीरियम के हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्षारीय हैं, लुटेटियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय, और इनके ज्यादातर अभिक्रिया तुम एल्यूमिनियम मान के समझ सकते हो, क्योंकि यहां पे भी समान ऑक्सीकरण संख्या एल्यूमिनियम धातु की तरह +3 होती है। तो माना जा सकता है कि इनकी अभिक्रियाएं एल्यूमिनियम धातु की तरह है। जैसे जब पानी के साथ, जैसे एल्यूमिनियम धातु या कोई भी धातु जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो H2 गैस का उत्सर्जन करता है, तो यहां भी अम्ल के साथ H2 गैस हो रहा है। हेलोजन के साथ एल्यूमिनियम बनाता है AlX3, AlF3, AlCl3, AlBr3, ये भी बनाएंगे LnX3। पानी के साथ एल्यूमिनियम बनाता है हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, पानी में भी H+ है तो वैसे ही अम्ल के साथ H2 गैस देता है, तो यहां भी LnOH, यानी Ln मतलब कोई भी लेंथेनॉइड, Ln मतलब कोई भी लेंथेनॉइड, और वो पानी के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, LnOH होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस। कोक के साथ बना लेता है कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ 3 की संयोजकता में Ln, जैसे एल्यूमिनियम बनाता है Aln, सल्फर के साथ Ln2S3 फिर से संयोजकता 3, जैसे एल्यूमिनियम बनाता है। ऑक्सीजन के साथ जैसे Al2O3 बनता है वैसे ही Ln2O3। तो ये इनकी कुछ सामान्य अभिक्रियाएं हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, सल्फर के साथ Ln2S3, कार्बन के साथ अलग अलग तरह के कार्बाइड LnC2, Ln3C, Ln2C3, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, अम्ल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन गैस और साथ में एक लवण बना लेगा, जैसे HCl है तो LnCl3 बन जाएगा। जैसे धातु की अम्ल से अभिक्रिया होती है लवण और हाइड्रोजन गैस, वैसे ही यहां पे भी होती है, क्योंकि ये क्षारीय गुण के होते हैं। हेलोजन के साथ LnX3, तो ये हमें, नाइट्रोजन के साथ Ln, ये हमें कुछ लैंथेनॉइड की अभिक्रिया देखनी है। अब अगर बात करते हैं बच्चों एक्टिनॉइड्स की, तो एक्टिनॉइड्स में आते हैं थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, 90 से लेके 103। यहां पे थोड़ा हमें ज्यादा अनियमितता दिखती है, तो याद रखना है पहले 4 बीच वाला, वापस से बीच वाले की तरह, पहले 4 बीच वाला जहां पे F8 मिलेगा वो F7 हो जाता है अपवाद अर्ध भरा होने के से, और आखिरी में जहां पे F15 था वहां पे F14 हो जाता है। इसको भी वैसे करो, F2 से भरो, F2 से भरते जाओ कहां तक, F15 तक, F2 से F15 तक। पहले वाले में दोहरा अपवाद, दोहरा अपवाद मतलब F के दोनों इलेक्ट्रॉन कम करके D में 2 आएंगे। अगले वाले में F का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो F3 की जगह F2 D1 हो गया। अगले वाले में फिर F का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, अगले वाले में फिर F का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, ये F4 हो जाएगा, F4 D1। फिर उसके बाद F6 F7 वैसे चलेगा। F8 जहां पे है वहां पे अपवाद, तो पहले 4 में अपवाद, बीच वाले में अपवाद और आखिरी वाले में अपवाद। तो यहां भी एक्टिनॉइड्स का परमाणु क्रमांक 90 से 103, वहां पे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। +3 वाला करना है तो आखिरी S से पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर D में अगर है तो D से इलेक्ट्रॉन, और अंततः F में अगर इलेक्ट्रॉन है तो F से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। इनमें भी आकार और क्षारीय गुणधर्म का ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा कि बाएं से दाएं जाने पे आकार और क्षारीय गुणधर्म दोनों घटेंगे। इनकी अभिक्रियाएं भी कुछ लैंथेनॉइड्स जैसी ही हैं, लेकिन ज्यादा जटिल हैं, इसलिए कम पढ़ी जाती हैं। तो कुछ हम यहां पे एक तुलना कर ले रहे हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड की। पहले इनकी अवस्था +3 है, ये ज्यादा सरल है, हमेशा ध्यान रखना लैंथेनॉइड की रसायन शास्त्र ज्यादा सरल है, जबकि एक्टिनॉइड का रसायन शास्त्र थोड़ा सा जटिल है। ठीक है, इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 होती है, इनकी भी समान +3 होती है, लेकिन ये ज्यादा परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, यानी +4, +5, +6 भी दिखाएंगे। इनमें ऐसा कम दिखता है, +2, +4 जैसे सीरियम दिखा देता है, और थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादातर +3 दिखाते हैं। क्योंकि इनमें परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या कम है तो संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी कम है।
इनमें परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है तो संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी ज्यादा है। नीचे जाने पर क्षारीय गुण बढ़ता है तो इसलिए इनमें क्षारीय गुण कम होता है, जबकि नीचे पाए जाने वाले एक्टिनॉइड में क्षारीय गुण ज्यादा होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि लैंथेनॉइड में प्रोमेथियम को छोड़ के बाकी कोई भी रेडियोधर्मी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथियम है जो रेडियोधर्मी है, जबकि एक्टिनॉइड में सभी के सभी रेडियोधर्मी होते हैं, सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। और यूरेनियम के बाद यानी कि परमाणु क्रमांक 92 के बाद इनमें से कोई भी हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, सबके सब अप्राकृतिक या कृत्रिम है, सबके सब कैसे हैं? कृत्रिम है। तो ये कुछ बातें हमें समझनी है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड में तुलनात्मक रूप में। लैंथेनॉइड का रसायन शास्त्र ज्यादा सरल है, एल्यूमिनियम की तरह इनका रसायन काम करता है। एक्टिनॉइड का थोड़ा जटिल भी है और रेडियोधर्मी होने के कारण कम पढ़ा जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन रहता है एफ ब्लॉक के बारे में। तो आज की क्लास में बच्चों बस यही कहना चाहूंगा आपके लिए। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, फिर से कुछ नया अध्याय पढ़ेंगे। जोश को बनाए रखो, अपने अंदर की एक ललक को बनाए रखो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं। ये मत देखो कितना पढ़ना पड़ रहा है, कितने घंटे जागना पड़ रहा है, कितना कम सो पा रहे हो, कितनी मेहनत कर पा रहे हो। अभी जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, उसको पुश करो आगे बढ़ने के लिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो तब तक के लिए बच्चों फिर मिलते हैं। ओके, बाय।